वीर सिंह जहां एक और अर्पणा को चूमते हुए उसमें खोता ही जा रहा था, तो वहीं अर्पणा के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट वीर सिंह को गुमराह करने के इरादे से और गहरी हो रही थी। पर वीर सिंह चेतन की बात को सचमुच भूला या नहीं, इसका यकीन पाने के लिए अर्पणा प्यार की उमड़ी लहर के बीच एकाएक बोल पड़ी। वैसे एक बात कहें? वीर सिंह, जो फिलहाल किसी सवाल की उम्मीद में नहीं था, चुपचाप अर्पणा को देखने लगा और तभी वो दोबारा बोली, एक हम ही हैं इस जहान में जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुम हो जो हर वक्त शक की सुई हम पर टिकाए रहते हो। अर्पणा की बात सुनकर वीर सिंह उसके चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोला, जानते हैं एक तुम ही हो जो हमसे इतना प्यार करती हो, लेकिन इस प्यार के चक्कर में हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो जाए। माही के बाद एक तुम ही हो हमारी जिंदगी में, और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते अर्पणा। और ये कहते ही वीर सिंह ने दोबारा अर्पणा को अपने सीने से कसकर चिपका लिया और धीरे से उसके कानों में जाकर प्यार से बोला, अच्छा, आई लव यू, अब खुश हो जाओ। और अर्पणा इसे सुनते ही धीमे से शर्माते हुए वीर सिंह से लिपट गई। इस पर वीर सिंह ने भी बिना देर किए अर्पणा के होठों पर अपने होठ रख दिए और धीरे धीरे सभी गिले शिकवों को दूर कर इस रात को बेहतरीन बनाते हुए एक दूसरे में देर तक खोए रहे। इधर जहां अर्पणा और वीर सिंह अपने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे में डूबे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर चेतन अभी भी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में उस कपड़े को निहार रहा था जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। अतीत तुम्हें अपने पास खींच कर ही रहेगा और तुम्हें आना ही पड़ेगा अपने अतीत में। कपड़े को हाथ में लिए थोड़ा डर और थोड़ी खींच के साथ चेतन पहले तो उस सफेद कपड़े को तोड़ मरोड़ कर फेंक कर आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन अपने मन में भरे गुस्से के कारण उसने आव देखा ना ताव और उस कपड़े को हाथों से चीरते हुए बोला, मजाक बनाकर रख दिया है इन सभी ने मेरी जिंदगी का। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? आखिर ये पहेलियां सुलझ क्यों नहीं रही? यार कहाँ हो तुम कालदूत? जरूरत है मुझे तुम्हारी। अगर सुन सकते हो तो यहाँ मेरे पास आ जाओ भाई, प्लीज। एक तुम ही हो जो मुझे इससे बाहर निकाल सकते हो। और ये बोलते बोलते गुस्से में खींचते हुए वो कपड़े के चीथड़ों को वहीं फेंकते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसे पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है जो धीरे धीरे उसके एकदम करीब आ जाती है। चेतन वहीं रुककर जैसे ही पलटता है तो देखता है एक ऑटो ठीक उसके सामने आकर रुक जाता है और फिर ड्राइवर चेतन से कहता है, वैसे तो लाइफ में बहुत कुछ है अपने पास भी करने को, पर क्या करूं, कोई भाई बोलकर बुलाता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। ऑटो वाले की बात सुनकर चेतन राहत की सांस लेते हुए कहता है, वैसे एक तुम ही हो जो मुझे डूबने से बचा लेते हो कालदूत। बाकी तो हर कोई न जाने कैसी कैसी मुसीबतों में फंसाकर मुझे ना जीने दे रहे हैं और ना ही मरने। चेतन की ये बात सुनते ही कालदूत मुस्कुराते हुए बोलता है, सारी कहानी यही कहोगे या कहीं और चले? ये सुनते ही चेतन फटाफट ऑटो में बैठते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है कालदूत, कुछ बहुत ही जरूरी बात। इस पर कालदूत चेतन की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है चलो शांति से बात करते हैं। और ये बोलते ही कालदूत ऑटो स्टार्ट कर देता है। गांव में पसरे सन्नाटे के बीच चेतन ऑटो की गड़गड़ाहट और अपने सीने की धड़कन को साफ महसूस कर सकता था, जो बीच बीच में कभी घबराहट से तेज हो जाती तो कभी कालदूत को अपने सामने देख एकाएक शांत भी हो जाती। चेतन के मन में एक साथ कई सारे सवाल उमड़ रहे थे जिनके जवाब वास्तव में उसके पास थे ही नहीं। वो मन ही मन काफी कुछ सोचे जा रहा था कि तभी कालदूत ब्रेक लगाकर ऑटो रोक देता है और उतरते हुए पास के एक पेड़ के चबूतरे की ओर बढ़ने लग जाता है। उसे आगे बढ़ता देख चेतन भी उसके पीछे पीछे चल देता है और चबूतरे पर बैठते ही कालदूत बोलता है, हाँ तो बताओ कैसे याद किया मुझे और क्या जरूरी काम था? इस पर चेतन परेशानी के भाव लिए बोलता है, मैं फंस गया हूँ कालदूत, मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और मैं ही क्यों बार बार। परेशान चेतन एक सांस में बिना देर किए ये सब बोल गया, जिस पर कालदूत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आराम से कहा, सवाल नहीं चेतन, परेशानी बताओ, आखिर हुआ क्या है? ये सुनते ही चेतन धीमे से बोलता है,
कल मुझे फिर से पास से किसी मधुमिता नाम की आत्मा का कॉल आया और उसने कहा मुझे अतीत में जाना ही होगा। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है, तुम ही बताओ कालदूत। और तो और अभी तुम्हें बुलाने से पहले मुझे रास्ते में किसी के रोने की आवाज आई और जब मैं आगे बढ़ा तो पता है मुझे क्या मिला? चेतन के हैरान परेशान चेहरे को देखकर कालदूत ने कहा, क्या मिला बताओ जरा। इस पर चेतन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, एक सफेद कपड़ा जिस पर खून से लिखा था कि अतीत तुम्हें अपने पास खींच कर ही रहेगा और तुम्हें आना ही पड़ेगा अपने अतीत में। आखिर तुम ही बताओ क्या मतलब है इसका? कालदूत अभी भी चेतन के चेहरे को गंभीर मुद्रा में देखे जा रहा था। वो कुछ बोलना चाह ही रहा था कि चेतन झट से बोल पड़ा, अरे हाँ, मैं तुम्हें तो वो बताना ही भूल गया कि चित्रलेखा किताब में उस कपड़े वाली बात को उलट लिखा था, भूल कर भी अतीत में मत जाना वरना सर्वनाश होगा। आखिर तुम ही बताओ कालदूत, ये सब क्या मजाक है? कोई अचानक से आकर कहता है अतीत में आ जाओ, तो दूसरी तरफ से चित्रलेखा कहती है बिल्कुल मत जाओ। अरे मैं हूँ कौन? अरे मैं एक अदना सा आदमी हूँ कालदूत, लेकिन देखो ना, इन सब ने मिलकर मुझे क्या क्या बना दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ कालदूत। चेतन बिना पलक झपकाए और बिना सांस रोके एक झटके में ये सब बोल गया, मानो कितना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, और फिर एकाएक चुप हो गया, जैसे एक सांस में उसने अपने ऊपर से कितना बड़ा बोझ पटक दिया हो। चेतन के चुप होते ही चबूतरे के आसपास एकाएक खामोशी फैल गई और कालदूत, जो कि अब तक शांति से चेतन की बातें सुन रहा था, वो शांति को भंग करते हुए बोला, खूनी वधू सही है, तुम्हें अतीत में अब नहीं जाना चाहिए। इसे सुनते ही चेतन बड़बड़ाते हुए बोला, और वो आत्मा मधुमिता जो मुझे कदम कदम पर चेतावनी देकर अतीत में जाने के लिए बोल रही है, उसका क्या? इस पर कालदूत एक बार फिर से बोला, चेतन, खूनी वधू सही कह रही है कि तुम्हें इन सब से अब दूर हो जाना चाहिए। ये खेल आसान नहीं है। चित्रलेखा की बात कुछ और थी, लेकिन अब जो कुछ भी है वो सिवाय एक षड्यंत्र के और कुछ भी नहीं है, और मैं ना तो तुम्हें इस खूनी खेल में शामिल होने की सलाह दूंगा और ना ही अब तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। और ये बोलते ही कालदूत चबूतरे से उठते हुए बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो गई है, सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चेतन कुछ और पूछता, लेकिन कालदूत के चेहरे के भाव और इस अंदाज में बातों को खत्म करने को लेकर वो समझ गया था कि आगे बात करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए वो चुपचाप ऑटो में जाकर बैठ गया और कालदूत ने भी बिना कोई सवाल जवाब किए फुर्ती से ऑटो को स्टार्ट कर कुछ ही देर में चेतन को उसके घर से थोड़ी दूर पहले ही उतार कर आगे बढ़ गया। घर पहुंचते ही चेतन ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया तो देखा कि दरवाजे को हल्के से धक्का देते ही वो खुद ब खुद खुल गया। दरअसल माही ने कमरे की खिड़की से दूर से आते हुए चेतन को देख लिया था, इसलिए पहले से ही उसने दरवाजे की कुंडी खोलकर छोड़ दी थी। पर दूसरी ओर चेतन बिना इस पर गौर किए कि दरवाजा खुला हुआ है, वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। चेतन के मन में बार बार कुछ सवाल और जवाब एक साथ उमड़ रहे थे। आखिर कालदूत ने मना क्यों किया? इससे पहले तो हर कदम पर उसने मेरी मदद की है। और दूसरी ओर खुद ही अपने जवाब से मन को शांत करने लगा। वैसे अगर आज कालदूत ने इसके लिए मना किया है तो हो ना हो वो बात जरूर मेरे हित की ही होगी। अपने सवाल जवाब में उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि माही दरवाजे से थोड़ी दूर पर खड़ी है, जिसे चेतन ने ना तो उसके बगल से गुजरते हुए महसूस किया और ना ही एक बार के लिए उसके दिमाग में आया कि माही अभी भी सीढ़ियों के नीचे से उसको ऐसे जाते हुए देख रही है। माही को चेतन का ये व्यवहार और उसकी हरकत समझ ही नहीं आई। उसने भी पलटकर तेजी से खुला हुआ दरवाजा, जिसे चेतन अपनी धुन में खुला छोड़ आया था, उसे बंद किया और अपने कमरे में आकर लेट गई। इधर कमरे में पहुंचकर चेतन बिना लाइट ऑन किए सीधे अपने बाथरूम की ओर बढ़ जाता है और वहां जाकर तेजी से अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगता है। दिन भर की भारी थकान के बाद वो यूं ही बिस्तर पर नहीं जाना चाहता था। चेहरे पर पानी के छींटे मारता हुआ वो अब भी कालदूत, चित्रलेखा और उस चेतावनी को ही सोचे जा रहा था, मानो एक एक कर कड़ी में सारी बातें उसके सामने उभर रही हो। पर चेतन अब इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए वो तेजी से तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए कमरे में आ गया। लाइट न जलने के कारण कमरे में काफी अंधेरा था। चेतन ने फौरन अपना चेहरा पोंछते पोंछते जैसे ही एक हाथ से लाइट जलाई, उसे सामने कुछ ऐसा दिखा कि उसकी चीख निकल गई। विक्रम, विक्रम, तुम यहाँ कैसे? उठो, उठो विक्रम,
ये क्या हुआ है तुम्हें? ये खून कैसा है? चेतन ने देखा कि उसके बिस्तर पर खून से लथपथ विक्रम पड़ा है, जो इसी गांव का है। चेतन चिल्ला चिल्ला कर उसे उठा रहा था, लेकिन विक्रम के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी और उसे इस हालत में देखकर अब चेतन जोर जोर से चिल्ला पड़ा, वीर सिंह, माही, अरे तुम लोग सुन रहे हो? जल्दी आओ, देखो क्या हो गया है ये सब। वीर सिंह, माही। चेतन की इस तरह चीखती आवाज पर घर की लाइटें एक एक कर जलने लगी। माही और वीर सिंह अपने अपने कमरे से दौड़ते हुए, हर जगह की लाइट जलाते हुए तेजी से चेतन के कमरे की ओर दौड़े और कमरे में घुसते ही चेतन की ओर देखते हुए वीर सिंह बोला, क्या हुआ चेतन भाई, इतनी रात में ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? पर डरा सहमा चेतन, जो अभी कुछ मिनट पहले जोर जोर से चीख रहा था, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जिसे देखकर माही थोड़ा डर गई, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, क्या हुआ है चेतन, कुछ तो बोलो, कोई आया था क्या कमरे में? किसी का फोन? कुछ तो बोलो चेतन। पर चेतन अब भी खामोश रहा। इस पर वीर सिंह ने अब थोड़ी ऊंची आवाज में चेतन को झिड़कते हुए पूछा, अरे कुछ तो बोलो चेतन, हमें आखिर कैसे पता चलेगा कि यहाँ हुआ क्या है? और वीर सिंह के झिड़कते ही चेतन मानो होश में आ गया हो। वो चिल्लाते हुए बोला, वो बेड पर खून, विक्रम का खून कर दिया किसी ने और मेरे बेड पर लाकर रख दिया। ये सुनते ही वीर सिंह और माही एक साथ बड़बड़ाए, विक्रम का खून? क्या बकवास कर रहे हो चेतन, कहाँ है खून? कोई नहीं है इस बेड पर। और इतना सुनते ही चेतन ने एक झटके से अपनी पलकें झपकाकर देखा तो सचमुच वहां कोई नहीं था, सिवाय माही और वीर सिंह के। वीर सिंह ने झट से पास में पड़े जग से एक गिलास पानी निकालकर चेतन की ओर बढ़ाते हुए उससे कहा, भ्रम था तुम्हारा, लो पानी पियो। बहुत सोचने लगे हो आजकल अनाप शनाप, दिमाग को थोड़ा आराम दो वरना फट जाएगा किसी दिन। ईश्वर दिमाग चलाने के लिए दिए हैं, बेवजह उलझाने के लिए नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल बचा बचा कर किया करो। दोबारा कह रहे हैं आराम दो इसे। ये कहकर वीर सिंह चेतन की पीठ थपथपाते हुए बोला, शुभ रात्रि, चलो अब दरवाजा बंद करो ठीक से और आराम करो। ये बोलकर वीर सिंह कमरे से बाहर की ओर निकल गया और माही भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे और चेतन, जो कि अभी तक बुद्ध बना खड़ा था, वो सिर हिलाकर आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने लगा तो देखा माही अभी भी उसे चिंता भरी नजरों से देखते हुए वीर सिंह के पीछे पीछे अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी और वो चाहकर भी फिलहाल चेतन की किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकती थी। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बाद चेतन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी बेड की ओर बढ़ाए, और जहां अभी अभी उसने विक्रम की खून से सनी बॉडी को अपनी आंखों से देखा था, पर चेतन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो तेजी से लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें झटके से बंद होती और झटके से खुल रही थी। चेतन की आंखों में नींद भरी थी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल अशांत था। वो रह रहकर अपने अगल बगल कुछ टटोलने की कोशिश करते हुए खुद को यकीन दिला रहा था कि सब ठीक है। तभी उसका फोन बज उठता है। चेतन की धड़कनें एक बार फिर तेज हो उठती है, क्योंकि फोन दोबारा उसी तरह बज रहा था। उसके फोन की स्क्रीन रेड हो रही थी और तेजी से ब्लिंक कर रही थी। चेतन ने तेजी से फोन को खुद से दूर करने के लिए उठाया ही था कि फोन में से एक गड़गड़ाहट भरी आवाज आई, जिसे सुनते ही चेतन फोन को दूर फेंक देना चाहता था, लेकिन इससे पहले उस आत्मा मधुमिता की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। तुम्हें अतीत में आना ही पड़ेगा चेतन, क्योंकि मुझे हारने की आदत नहीं है और मेरी जीत के लिए तुम्हें अतीत में आना ही होगा। इस पर चेतन ने डरते हुए कुछ बोलना ही चाहा था कि फोन से खिलखिलाने की आवाज आई और फिर चेतावनी, अभी भी वक्त है चेतन, अपना फैसला बदल लो, क्योंकि जिस अतीत में तुमने आने के लिए खुद को रोका है ना, उसका हर जाना तुम्हें भुगतना ही होगा। चेतन फोन से निकल रही आवाजों से अभी भी दंग था और आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले एक आखिरी चेतावनी कमरे में गूंज गई। चित्रलेखा के समय काल में जाकर तुमसे अनजाने में लावण्या के साथ एक गलती हुई है और उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो विक्रम की मौत तय है। और जानते हो उसका खून कौन करेगी?
तुम्हारी प्यारी चित्रलेखा, मतलब खूनी वधू। और इसके साथ ही कमरे में जोर से हंसने की आवाजें गूंजने लगती है और चेतन डरा सहमा उन चेतावनियों को सुनकर दंग रह जाता है। आखिर क्यों रोका है चित्रलेखा और कालदूत ने चेतन को वापस अतीत में जाने से, और क्या है इस रहस्यमयी अजीब फोन कॉल की चेतावनी का राज? जानने के लिए सुने कहानी का अगला